रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जिस तरह सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का आज हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड हम हर पॉइंट क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड जो कम्प्लेक्स पॉइंट होंगे वो भी डिस्कस करेंगे और जो बेसिक पॉइंट्स है वो भी डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम मिनिमम किसी भी एंगल पर वो भी डिस्कस करेंगे। हर पॉइंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, MDK, नम्स, ईटा या सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ये दोनों के लिए क्या होगा? 100% क्या होगा? सही होगा। सबसे पहले मैं लेक्चर को बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस की तरफ चले जाते हैं। हर पॉइंट इसमें हम क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। तो सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए भी 100% सही है और साथ में कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी 100% सही है। तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को पुश कर दे ताकि आपको नए आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब सिंपल यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब अगर आप सिंपल फ्लक्स को समझे ना, इलेक्ट्रिक्स को 2 मिनट के लिए छोड़ के इलेक्ट्रिक क्या है। अब फ्लक्स क्या है? फ्लक्स अगर आप सिंपल इसका लिटरली मीनिंग देखोगे कि फ्लक्स है क्या, फ्लक्स का मतलब क्या है? फ्लो, पास आउट, किसी भी एरिया से किसी भी जगह से मतलब गुजर जाना, उसको हम क्या नाम देते हैं? फ्लो। मतलब किसी भी एरिया से किसी चीज का गुजर जाना, उसको हम क्या नाम देते हैं? फ्लो, मतलब फ्लक्स। लेट सपोज जिस तरह आप कोई भी डोर को ओपन करते हो, वहां से क्या होता है? हवा इंटर होती है या वहां से हवा गुजर जाती है। तो यहाँ पर क्या है? हवा गुजर रही है, तो इसको हम क्या नाम देंगे? फ्लक्स। सही है, तो हवा गुजर रहा है, फ्लक्स। या जिस तरह कोई भी मतलब जिस तरह कोई भी स्कूल है ना, स्कूल जब वहां से स्टूडेंट, स्कूल गेट से स्टूडेंट बाहर निकलते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं? ये क्या है? फ्लो है। मतलब गेट से सारे स्टूडेंट निकल रहे, तो उसको हम क्या नाम देंगे? फ्लो। स्टूडेंट निकल रहे, तो फ्लक्स का सिंपल मतलब है कि फ्लो, किसी भी चीज का गुजर जाना। सही है, किसी भी चीज का किसी भी एरिया से गुजर जाना। जिस तरह लाइट, एक सुबह सुबह सन की रोशनी विंडो से अंदर आती है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? लाइट फ्लक्स। सही है, एयर फ्लक्स, लाइट फ्लक्स, जो भी जिस चीज का फ्लो होगा तो साथ में उसका नाम उसके साथ ऐड कर देना। जिस तरह हवा का किसी भी चीज से गुजर जाना, किसी भी एरिया से गुजर जाना, उसको एयर फ्लक्स। लाइट का किसी एरिया से गुजर जाना या किसी भी ऐसी जगह से गुजर जाना, तो उसको हम लाइट फ्लक्स कहेंगे, सिंपल। मगर आज हम पढ़ रहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक लाइंस का किसी भी एरिया से गुजर जाना, तो उसको हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या है? यहाँ पर मैंने फ्लक्स का मतलब लिख लिया। फ्लक्स का मतलब क्या है? फ्लो, किसी जगह से गुजर जाना, पास आउट होना। सही है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स का समझ आ गया कि किसी एरिया से गुजर जाना, फ्लो आउट। सही है, किसी भी चीज का। और यहाँ पर हम कौन सा फ्लक्स पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि किसी भी एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का गुजर जाना है, किसी भी एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का गुजर जाना, उसको हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पर मैंने एक एरिया बनाया। सी ये क्या है? एक एरिया है। अब इस एरिया से क्या गुजर रहे हैं? ये क्या है? जो लाइंस है, ये हमारे साथ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। सही, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्या है हमारे साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैं इसको इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सही, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सबके साथ मैं नहीं लिख रहा हूँ। सही है, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये क्या है? इस एरिया से जो लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है, तो इसको हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सही, मैंने एक एरिया बनाया और इस एरिया से क्या गुजर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रहे हैं, तो इसको हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो किसी भी एरिया से जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर जाते हैं, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ पर एरिया बेसिकली एरिया आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है कि एरिया कौन सी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी। एरिया का कोई डायरेक्शन नहीं, एरिया का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। एरिया कौन सी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। मगर यहाँ पर मैंने जो दरमियान एक वेक्टर ड्रा किया, यानी मैंने उसके साथ क्या लिखा है? ए वेक्टर। याद रखना, जब हम फ्लक्स पढ़ते हैं ना, फ्लक्स जब हम पढ़ते हैं तो याद रखना उसको हम क्या नाम देते हैं? जब फ्लक्स पढ़ते हैं फिर हम एरिया को क्या किस तरह असाइन करते हैं? एरिया के साथ एक वेक्टर असाइन करते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं? वेक्टर एरिया। जब भी हम फ्लक्स पढ़ते हैं तो एरिया के साथ एक इमेजिनरी वेक्टर असाइन करते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं? वेक्टर एरिया। तो उस वेक्टर एरिया का जो मेन मकसद है वो क्या करता है? जो इस एरिया को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। सही, एरिया को किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने यहाँ पर बनाई, ये भी इमेजिनरी है। इसको हम रियल में सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। मैंने आपको जो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, इसी तरह प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो मैंने आपको कंप्लीटली डिटेल्स लेक्चर आपको दिया था, वहां पर मैंने भी बताया ये इमेजिनरी लाइंस है।
हमने टेस्ट चार्ज ही के जरिए इसको डिसाइड किया कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड है, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इनवर्ड है। ये लेक्चर मैंने डिटेल से पढ़ाया था। इसी तरह यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है ये भी इमेजिनरी लाइंस है, सही। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, एक इमेजिनरी लाइंस है जो इस एरिया से गुजर रहे हैं, हम सिर्फ फील कर सकते हैं। इसी तरह एरिया नहीं, हमारे साथ सिंपल एरिया क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सी और यूनिट। तो एरिया हमारे साथ क्या है, सिंपल एक स्केलर क्वांटिटी, उसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। मगर जब आप फ्लक्स पढ़ोगे ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ोगे, तो फिर एरिया को वेक्टर माना क्या है, जरूरी है। तो फिजिक्स में कुछ इस तरह क्वांटिटी है, जब आप क्या करोगे वो हालांकि स्केलर होती है, मगर जब आप उसको किसी और क्वांटिटी के साथ मतलब कंपेयर करके पढ़ोगे तो फिर उस क्वांटिटी को हमने स्केलर बनाना होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक बहाव है ना, एक डायरेक्शन है। तो इसलिए हम एरिया को भी क्या करना पड़ेगा, एरिया को एक वेक्टर असाइन करना पड़ेगा। तो इसलिए एरिया हमारे साथ एक स्केलर है। हम यहाँ पर एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल अपने से इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, एरिया के साथ एक वेक्टर एरिया ड्रा करते हैं। सी वेक्टर एरिया का काम क्या होता है, इस एरिया को, जो सरफेस एरिया है, जो प्लेन एरिया है, इस प्लेन एरिया को वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। हम ये रिप्रेजेंट करें कि ये क्या है, इस एरिया का वेक्टर है। मतलब वेक्टर एरिया क्या है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है इस एरिया का, सही है। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन मतलब इस प्लेन एरिया का या इस सरफेस एरिया का या इस नॉर्मल एरिया को जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है वो हम क्या करते हैं, वेक्टर एरिया से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर एरिया क्या है, बेसिकली वेक्टर एरिया इस प्लेन एरिया का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। समझ आ गया आसान लफ्जों में। तो इसलिए आप ये वेक्टर एरिया याद रखना, ये वेक्टर एरिया ये इसकी कुछ मतलब आप कह सकते हैं कुछ खसूसियात है। वो खसूसियात मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले मैं वेक्टर एरिया समझाता हूँ। वेक्टर एरिया मैंने आपको समझा भी लिया कि विजुअल या इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल, जिसको हम खुद इमेजिन करके क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। विजुअल इमेजिनरी वेक्टर गिवन विद एरिया, किसी भी प्लेन एरिया, ये हमारे साथ क्या प्लेन एरिया, सरफेस एरिया या नॉर्मल एरिया, इसको जब आप वेक्टर असाइन कर मतलब इसको वेक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके साथ एक वेक्टर एरिया बनाते हैं। अब वो वेक्टर एरिया जो बनाते हैं ना, यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है वो वेक्टर एरिया याद रखना, मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया वेक्टर इज इक्वल टू द एरिया रिप्रेजेंटेड बाय दैट एरिया। याद रखना जो ये वेक्टर एरिया मैंने यहाँ पर बनाया ना, इस वेक्टर एरिया का मैग्नीट्यूड इस प्लेन एरिया जो सरफेस एरिया नहीं है इसके साथ इक्वल होना चाहिए। अगर इस प्लेन एरिया का मैग्नीट्यूड मतलब ये प्लेन एरिया 30 सेंटीमीटर था, तो ये वेक्टर एरिया जो क्या कर रहा है, इस एरिया को वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर इस वेक्टर एरिया का भी मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 50 सेंटीमीटर। अगर इस एरिया का ना, यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है क्या, इस तरह देखो, अगर ये एरिया का लेट सपोज यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या था 30 में, लेट सपोज कर रहा हूँ, सही है 30 सेंटीमीटर है नहीं, मैं सपोज कर रहा हूँ। अगर ये सरफेस एरिया जो प्लेन एरिया, अगर इसका जो मैग्नीट्यूड था, सही है, वो 30 सेंटीमीटर था, तो इसका जो वेक्टर एरिया है वो भी क्या होना चाहिए, 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पर वेक्टर एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। वेक्टर एरिया लेट सपोज यहाँ पर 60 सेंटीमीटर है, सही, ये सॉरी वेक्टर एरिया नहीं, ये क्या है, प्लेन एरिया जो सरफेस एरिया है। यहाँ पर जो ये सरफेस एरिया वो क्या है, 60 सेंटीमीटर। तो इसका जो वेक्टर एरिया है, जो इस एरिया को, प्लेन एरिया को, सरफेस एरिया को वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो ये वेक्टर एरिया है ना, ये भी क्या होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर इसके बाद पहला पॉइंट क्या है, मैग्नीट्यूड। ये मैंने यहाँ पर पहला पॉइंट आपको समझा लिया कि जो किसी भी वेक्टर को या सरफेस, जो ये नहीं है नॉर्मल है, जो सरफेस एरिया है या प्लेन एरिया आप इसको कह सकते हो या नॉर्मल एरिया, इसको वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वेक्टर एरिया असाइन करते हैं इमेजिनरी तौर पर, सही है। तो ये पॉइंट, पहला पॉइंट समझ आ गया कि वेक्टर एरिया क्या है, वेक्टर एरिया है क्या। फिर उसके बाद वेक्टर एरिया के कुछ खसूसियात है। जब आप किसी एरिया को वेक्टर एरिया असाइन करते हो ना, जितना उस प्लेन एरिया सरफेस एरिया का मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर एरिया का मैग्नीट्यूड भी उतना ही होना चाहिए। इसके बाद दूसरा क्या है, वेक्टर एरिया इज ऑलवेज, ये क्या है, परपेंडिकुलर का निशान है। परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल टू सरफेस एरिया, इसलिए ये क्या है, परपेंडिकुलर। मैंने कंप्लीट वर्ड नहीं लिखा है, सिंपल क्या लिखा है, परपेंडिकुलर। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो जब भी आप एक प्लेन एरिया सरफेस एरिया के साथ एक वेक्टर एरिया ड्रा करते हो, तो वो वेक्टर एरिया हमेशा उस प्लेन या सरफेस एरिया के साथ क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। किस तरह, लेट सपोज आपको मैं यहाँ पर ये लेट सपोज ये क्या है, नोटबुक है, सही है। अब ये क्या है, एक नोटबुक है, सही। अब इस नोटबुक के साथ ना ये क्या है, एक सरफेस, एक आप इसको सरफेस एरिया भी कह सकते हो, प्लेन एरिया भी कह सकते हो, सही है, नॉर्मल एरिया भी कह सकते हो। तो लेट सपोज ये एक एरिया है। अभी ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट है, सही है। अब इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। तो जब आप फ्लक्स पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसके साथ फिर आप अगर इसके साथ क्या लगाओगे, एक वेक्टर एरिया लगाओगे, तो वो वेक्टर एरिया क्या कर रहा है, इस सरफेस को वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट कर रहा है, सही है। तो इसके साथ अगर मैं वेक्टर एरिया लगाऊंगा ना, वेक्टर एरिया इसके साथ लगाऊंगा, तो क्या होगा, वो इस एरिया के साथ बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, सही। जिस तरह ये नहीं, ये मार्कर क्या कर रहा है,
इस एरिया जो प्लेन एरिया का क्या कर रहा है, प्लेन एरिया का क्या कर रहा है, ये जो मार्कर है ये वेक्टर एरिया है, सही है, वेक्टर एरिया है, सही है। इस सरफेस एरिया का ये जो मार्कर है बिल्कुल क्या है, मार्कर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका वेक्टर एरिया। और ये सरफेस के साथ बिल्कुल क्या है, परपेंडिकुलर है। दरमियान में कितना एंगल बन रहा है, इन दोनों के दरमियान 90 एंगल बन रहा है। तो इसलिए जो वेक्टर एरिया है वो बिल्कुल सरफेस एरिया के साथ क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, इस तरह, सही है। ये लाजमी ये नहीं है कि आप वेक्टर एरिया को दरमियान में ड्रा करो, वेक्टर एरिया नहीं है, किसी भी प्लेन में एक, सही, ये हमारे साथ जो सरफेस है, याद रखना ये सरफेस क्या, प्लेन सरफेस है, बिल्कुल रेगुलर सरफेस है। एक कर्व सरफेस होता है और एक रेगुलर सरफेस होता है। कर्व सरफेस का मतलब क्या है, जिस तरह कोई इस तरह स्पेयर की तरह सरफेस हो ना, तो फिर आपने इसको क्या करना हो, स्मॉल स्मॉल पेसेस में क्या करना है, डिवाइड करना है। फिर आप क्या करोगे, इसका क्या बनाओगे, जब स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड करोगे ना, तब ये क्या बन जाएगा, प्लेन बन जाएगा। फिर हर प्लेन को आपने क्या कर देना है, एक वेक्टर असाइन कर देना है। मगर जब प्लेन होगा ना, प्लेन जब एक रेगुलर सरफेस होगा, जिस तरह पर एक रेगुलर सरफेस, तो फिर उस एक रेगुलर सरफेस के लिए सिर्फ एक वेक्टर एरिया बनाना क्या है, काफी है, सही, एक वेक्टर एरिया क्या है, बनाना काफी है। इसके बाद ये जो इरेगुलर सरफेस के लिए जब आप वेक्टर एरिया असाइन करोगे, या क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, सिंपली आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम किस एरिया की बात कर रहे हैं, प्लेन एरिया। प्लेन एरिया का मतलब क्या है, एक रेगुलर एरिया, जिस तरह यहाँ पर। अब ये वेक्टर लाजमी नहीं आप सेंटर पर ड्रा करो, आप इसको इस यहाँ पर भी ड्रा कर सकते हो, यहाँ पर भी ड्रा कर सकते हो, सही है, किसी भी पॉइंट पर ड्रा कर सकते हो, मगर वो सरफेस एरिया के साथ बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए, सी, जिस तरह यहाँ पर। क्या परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, जिस तरह यहाँ पर। तो ये वेक्टर एरिया और वेक्टर एरिया के कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं। तो वेक्टर एरिया समझ आए क्या, सिर्फ जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, वेक्टर एरिया क्या है, सिंपल सरफेस एरिया या नॉर्मल एरिया का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए तो ये सरफेस एरिया को हम वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके साथ क्या लगाते हैं, एक वेक्टर एरिया लगाते हैं। इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टडी करने के लिए हम एरिया के साथ एक वेक्टर एरिया रिप्रेजेंट करते हैं, और वो वेक्टर एरिया इमेजिन करते हैं, इमेजिनरी तौर पर सिर्फ हाइपोथेटिकल सही होता है, हाइपोथेटिकल विजुअलाइज हम करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं कि इसका क्या है वेक्टर एरिया, और वो क्या कहता है, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, सही है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चीज पर डिपेंड करता है, इसलिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड किस चीज पर करता है, याद रखना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई, और साथ में उसके साथ क्या लगाते हैं, स्मॉल ई। तो यहाँ पर मैंने स्मॉल ई नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर स्मॉल ई आप लिख लेना, सही है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स तीन चीजों पर डिपेंड करते हैं। एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, याद रखना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आपसे पूछे क्वेश्चन आ जाए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी चीजों पर डिपेंड करेगा, तो आप बताओगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर 1 ये क्या, ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस पर मैंने कंप्लीट लेक्चर दिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेक्टर एरिया पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंगल पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तीन चीजों पर डिपेंड करता है। अब इन तीन चीजों के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिलेशन क्या है, ये तो आपको समझ आ गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी चीजों पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, साथ में एंगल पर डिपेंड करता है, और वेक्टर एरिया पर डिपेंड करता है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इन तीनों के साथ क्या रिलेशन है, एंगल के साथ तो कोई रिलेशन नहीं होता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एंगल के साथ भी क्या रिलेशन है, सही, एंगल के साथ भी क्या रिलेशन है। अब एरिया के साथ कौन सा रिलेशन बनेगा, इंटेंसिटी के साथ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ क्या रिलेशन होगा। तो याद रखना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। किस तरह डायरेक्ट रिलेशन है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक क्या है, हमारे साथ क्या है, एक प्लेट, सी, एक प्लेट है और उस पर कौन सा चार्ज है, लेट्स सपोज इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, निकल रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में इंटर होती है, सी। तो इसलिए ये क्या पर यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे निकल रही है। मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायरेक्ट रिलेशन है, सही है। लेट सपोज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्म है, सही। मैं यहाँ पर उसी तरह एक एरिया को क्या कर लेता हूँ, प्लेस कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं एक एरिया बना लेता हूँ, सही है। मैंने यहाँ पर एक एरिया क्या कर लिया, प्लेस कर दिया, सही, एरिया प्लेस कर दिया, सही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैग्नीट्यूड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इंटेंसिटी ज्यादा था, तो इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगे, ज्यादा गुजरेंगे। लेट सपोज मैं यहाँ पर इस प्लेट के अंदर इस प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा कर लेता हूँ, सही, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को क्या कर लेता हूँ, ज्यादा कर लेता हूँ, तो फिर इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगे, ज्यादा गुजरेंगे, सही है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी तो क्या होगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ज़्यादा होगा। किस तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह ज़्यादा, तो इस एरिया से पहले कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गुजर रही थी, 2 1 2 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को और क्या क्या उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, तो इस एरिया से आप क्या कर रहे हैं, 6 7 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या हो रही है, गुजर रही है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या है, किसी भी एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का गुजर जाना, सही है, फ्लो, किसी भी एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गुजरती है उसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहले जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कम थे, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कम थे ना तो उस एरिया से कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रहे थे। जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड्स की इंटेंसिटी बढ़ा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ गए तो उस एरिया से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरने लगे। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्ट रिलेशन है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा थी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़्यादा होगा, वहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम थी तो उस एरिया से ज़्यादा कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। तो डायरेक्ट रिलेशन, अगर एक चीज़ बढ़ जाए तो दूसरी चीज़ भी बढ़ जाएगी, एक चीज़ कम हो जाएगी तो दूसरी चीज़ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एरिया के साथ भी क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। अगर यहाँ पर मैंने छोटा एरिया प्लेस किया ना, लेट सपोज अगर मैं इस एरिया को क्या कर लेता हूँ बड़ा, अब इस एरिया से पहले क्या है, सिर्फ यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, गुजर रही है, सही, यहाँ तक, सही, यहाँ ये जो नीचे बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं गुजर रही। अगर मैं इस एरिया को बढ़ा दूँ, सही, ये जो प्लेन एरिया है अगर मैं इस एरिया को क्या कर दूँ, बड़ा कर दूँ, सही, यहाँ तक कर दूँ, तो एरिया को मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, सही। अगर मैं एरिया को क्या कर दूँ, सिंपल, ये मैं यहाँ पर वापस डायग्राम, ये एरिया का डायग्राम से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, मैं एरिया को क्या कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ, सही है। अगर मैंने एरिया को बढ़ा दिया ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगे, ज़्यादा गुजरेंगे। मतलब एरिया कम तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम, एरिया ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा। क्योंकि अगर एरिया कम होगा ना, एरिया कम होगा तो कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, मतलब वहाँ पर कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस एरिया से गुजरेंगे, सही है। कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं कोई, मतलब एरिया इतना कम था तो इतने ही एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगे। अगर एरिया ज़्यादा बढ़ जाए तो उस एरिया से फिर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगे, तो मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। एरिया ज़्यादा, सिंपल। अगर यहाँ पर भी क्या है, डायरेक्ट रिलेशन, अगर आप जो वेक्टर एरिया है, सही है, वो ज़्यादा होगा, या जब एरिया ज़्यादा होगा तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा गुजरेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा। एरिया कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ पर कम गुजरेंगे, जितना एरिया होगा तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, कम होगा। इसी तरह एंगल पर भी डिपेंड करता है, एंगल विद एक्स कंपोनेंट। याद रखना जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, उसमें हम कौन सा एंगल लेते हैं, जो एक्स कंपोनेंट के साथ बना रहा होता है, सही है, एंगल विद एक्स कंपोनेंट। यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक और, ये क्या हमारे साथ एक सरफेस एरिया है, सी, जो मैंने यहाँ पर बनाया, यहाँ से क्या गुजर रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, गुजर रही है, और ये क्या है, वेक्टर एरिया है, सी, ये क्या है, वेक्टर एरिया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है। यहाँ पर मैं ये वाई एक्सिस वाला एंगल नहीं ले रहा हूँ, ये वाला एंगल, सी, ये वाई एक्सिस वाला एंगल नहीं ले रहा हूँ, सी। हमेशा हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ कौन सा एंगल लेते हैं, ये एक्स एक्सिस वाला एंगल ले रहा हूँ, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैं वो एंगल लेता हूँ जो एक्स एक्सिस कंपोनेंट के साथ क्या है, बना रहे। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इस तरह गुजर रही है ना, तो एंगल पर भी वही एंगल पर डिपेंड करेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इस तरह गुजर नहीं रही, तो मैं वाई एक्सिस का एंगल नहीं ले रहा हूँ, सही है। तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है ना, तो मैं सिर्फ वही एंगल ले रहा हूँ, सही है। तो इसलिए कौन से एंगल पर, एंगल विद एक्स कंपोनेंट, या सिंपल आप क्या कह सकते हो, कोस थीटा पर। एक्स एक्सिस के साथ हम कौन सा एंगल लेते हैं, कोस थीटा। तो फार्मूला क्या बन जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट वेक्टर एरिया, सही है। तो याद रखना इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हो। तो अक्सर आपसे एमसीक्यूज में इस तरह पूछा जा सकता है, आपने तो ये डिफिनेशन समझ लिया कि किसी भी एरिया से किसी भी जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का गुजर जाना, उसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मगर अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं इस तरह भी डिफाइन कर सकता हूँ, आपसे एमसीक्यूज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इज कॉल्ड, क्या है, डॉट, या हमारा क्या है, डॉट, सही है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हमारे साथ एक डॉट प्रोडक्ट है, सही है, या इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, सही है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। ये मैंने स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और इसी तरह वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, इसको मैंने कंप्लीटली डिटेल से इस पर लेक्चर दिए हुए, अगर आपने नहीं देखे तो उस लेक्चर को आप डिटेल से, बहरहाल वो तो आपके लिए नहीं है ना, वो तो फर्स्ट ईयर के लिए, तो अगर फर्स्ट ईयर वाले देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं, मगर वो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए तो इसलिए आपको तो उस चीज़, उस बातों की समझ होगी। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, एक
डॉट प्रोडक्ट। इसलिए तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो डॉट को जब आप रिमूव करोगे सही, तो यहाँ पर डॉट की जगह क्या आएगा, कोस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई ए कोस थीटा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या बन गया, फार्मूला बन गया। यहाँ पर याद रखना ये एंगल कोस थीटा अक्सर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, मगर वहाँ पर वर्डिंग में आता है हम क्या होता है इसमें कंफ्यूज होते हैं कि जो कोस थीटा ये किसके दरमियान एंगल है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो थीटा है ये सिंपल क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है, ये एंगल है। सही है, ये क्या है, एंगल। मैं समझ आता कि ये इलेक्ट्रिक, तो ये हमारे साथ क्या है, एंगल थीटा। इस तरह थीटा को थीटा, सही है। बिटवीन ये जो थीटा है ये एंगल है कोस थीटा, ये जो एंगल है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। याद रखना ये जो एंगल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान है। यहाँ पर आपको नजर भी आ रही है, ये वेक्टर एरिया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। सही है, जो एंगल बन रहा है वो किन दोनों के दरमियान बन रहा है, वेक्टर एरिया के दरमियान और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान बन रहा है। ये एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और नॉर्मल एरिया जो ये सरफेस एरिया है इसके दरमियान नहीं बन रहा है। आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि द एंगल इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स is between electric field intensity and normal area, surface area, कुछ भी वर्डिंग वहाँ पर यूज कर सकते हैं। आप कुछ एमसीक्यूज ऑप्शन दे सकते हैं कि बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया क्या। तो याद रखना ये एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान होता है। यहाँ पर मैंने ड्रा भी करके आपको बताया भी है कि ये एंगल किसके दरमियान है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है, तो ये एंगल और ये वेक्टर एरिया, तो एंगल किन दोनों के दरमियान बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया के दरमियान ये एंगल होता है। सही है, तो यहाँ तक हमने तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फार्मूला और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसी तरह वेक्टर एरिया को भी क्या कर लिया, पढ़ लिया। इसके बाद ये कौन सी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी। याद रखना डॉट प्रोडक्ट, जब आप दो क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट लोगे ना तो इस डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। तो इसलिए ये डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट दोनों सेम नेम है। कोई भी डॉट प्रोडक्ट लो, जब आप दो चीज़ों का डॉट लोगे सही है, तो उसका जो आंसर आता है वो क्या होता है, स्केलर आता है। सही, उसका आंसर क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी आता है। तो इसलिए हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया वेक्टर वो भी क्या है, एक वेक्टर है। सही, तो इसलिए ये दोनों वेक्टर है, इनके दरमियान हम डॉट लगा रहे हैं। सही, डॉट प्रोडक्ट है जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट का आंसर हमेशा क्या होता है, स्केलर। तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी। इसका एसआई नॉट अक्सर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है। एसआई नॉट मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि आप किस चीज़ से निकालो, फार्मूले से निकालो। अब फार्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो एरिया का मैंने लिख लिया मीटर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, सिंपल मैंने क्या बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, फोर्स पर यूनिट चार्ज। सही है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये हमारा किसका फार्मूला था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। सही, तो फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, ये मैं यहाँ पर नीचे रखा रहा हूँ। एरिया क्या है, एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। फोर्स का यूनिट क्या है, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट निकाल रहा हूँ। सही, इलेक्ट्रिक फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। तो ये क्या बन जाएगा, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो ये क्या बन गया, इसका यूनिट बन गया न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया एसआई यूनिट इसका क्या है, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। अब मैं आपके लिए एक टास्क, आपने इसका आंसर कमेंट में बताना है। अक्सर मैं एसआई यूनिट भी बताता हूँ और साथ में बेस यूनिट भी बताता हूँ। तो याद रखना आपने क्या कर बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेस यूनिट आपका मैं अपने कमेंट में आंसर कर देना है। मैं कमेंट में भी जिसने सही आंसर दिया मैं रिस्पांस भी कमेंट में कर दूंगा कि इसका आंसर सही है। तो इसको आपने किस में कन्वर्ट कर देना है, बेस यूनिट। मतलब बेस यूनिट का मतलब क्या है, न्यूटन किसके इक्वल है, न्यूटन किसके इक्वल है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कूलम किसके इक्वल है, सही है, कूलम किसके इक्वल है। इसी तरह एरिया मतलब मीटर, ये जो यहाँ पर क्या है, एरिया का यूनिट क्या है, मीटर। सही है, मीटर स्क्वायर, मीटर किसके इक्वल है, मीटर, तो मीटर के इक्वल है। सही है, तो आप इसको बेस यूनिट में कन्वर्ट कर देना है। ये आपसे अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो इसको आपने किस में कन्वर्ट कर देना है, बेस यूनिट में कन्वर्ट कर देना है। इसके बाद अगर आपने इसको नोट करना है तो आप नोट कर लें, मैं साइड पे हो जाता हूँ। सही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले लो। सही है, तो मैं साइड पे हो रहा हूँ। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। मैं साइड पे हो रहा हूँ। सही, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, बाकी कुछ पॉइंट्स रिमेनिंग। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम कब होगा, तो ये आप हम डिसाइड करेंगे। याद रखना सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, मैक्सिमम फ्लक्स। मतलब मैक्सिमम फ्लक्स का मतलब ये है कि किसी भी एरिया से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कब गुजरेंगे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का किसी भी एरिया से ज़्यादा गुजरना कब होगा, मतलब किसी एरिया से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कब गुजरेंगे, जब किसी भी एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा गुजरेंगे
तो उसको हम क्या नाम देते हैं, मैक्सिमम फ्लक्स। अब ये कब होगा, कंडीशन है, याद रखना। मैंने अक्सर इस ये क्या होता है, ये जो पॉइंट है ना, ये मैक्सिमम फ्लक्स मिनिमम फ्लक्स, ये अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं, अक्सर एमसीक्यूज आपके बोर्ड के एग्जाम में और इसी तरह आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में, और अक्सर हम इसमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब मैक्सिमम फ्लक्स याद रखना, जब फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम, तो मैंने क्या लिखा है, एंगल क्या होगा, थीटा क्या होगा, जीरो होगा। याद रखना, जब फ्लक्स मैक्सिमम होगा तो थीटा क्या होगा, जीरो। किसके दरमियान, अब इसको अपने गौर से देखना है, बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। जब फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो याद रखना आपसे अक्सर पूछा था कि व्हेन फ्लक्स इज मैक्सिमम द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया 90 0, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया, वर्डिंग पर गौर करना है। मैं वेक्टर एरिया की बात कर रहा हूँ, किसी सरफेस नॉर्मल एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ। तो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया क्या होगा, जीरो होगा, जब फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। फर्स्ट पॉइंट है, किस तरह मैं आपको समझाऊंगा अभी। यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाई और यहाँ पर मैंने एक एरिया लिख लिया। इसलिए बुक में इतने बड़े बड़े एरिया लिखे हुए, तो मैंने उसको स्मॉल करके लिखा था कि बोर्ड छोटा है, तो इसलिए मैंने उसको स्मॉल करके लिख लिया। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक एरिया ड्रा कर दिया, और इस एरिया का एक मैंने वेक्टर एरिया ड्रा कर दिया, जो इस एरिया को वेक्टर तौर पर क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है, इसका वेक्टर एरिया। अब मैंने क्या बता दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल क्या होगा, जीरो होगा। कंडीशन फर्स्ट, जब फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम, तो इन दोनों के दरमियान एंगल क्या होना चाहिए, जीरो। तो आपको नजर भी आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में और जो वेक्टर एरिया उसका डायरेक्शन भी इसी तरह, इन दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहे हैं, दोनों क्या है, पैरेलल। वेक्टर एरिया का डायरेक्शन भी इसी तरह और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको डायरेक्शन नजर आ रही है भी इसी तरह है। तो सब दोनों क्या है, पैरेलल। जब दो चीजें पैरेलल होंगे तो उनके दरमियान एंगल क्या होगा, जीरो होगा। तो इसलिए वेक्टर एरिया का डायरेक्शन भी इसी तरह, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी वेक्टर एरिया ही की डायरेक्शन में, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो एंगल क्या होगा इन दोनों के दरमियान, जीरो, जब दोनों का डायरेक्शन क्या हो, सेम। तो इस तरह आपसे भी पूछा जा सकता है कि व्हेन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड वेक्टर एरिया, जब इन दोनों के दरमियान इसकी डायरेक्शन सेम हो, या इस तरह पूछा जाए जब इन दोनों के दरमियान एंगल जीरो होगा, तो फ्लक्स फिर क्या होगा, फ्लक्स फिर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैं इसको मैथमेटिकल तौर पर भी आपको प्रूव करके बताऊंगा। दूसरा कंडीशन क्या है, थीटा क्या होगा, 90 बिटवीन सरफेस नॉर्मल या प्लेन एरिया। इसको हम सरफेस एरिया भी कह, बाज बुक में सरफेस एरिया लिखा हुआ है, बाज बुक में नॉर्मल एरिया लिखा हुआ है, बाज बुक में प्लेन एरिया लिखा हुआ है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो सरफेस एरिया, नॉर्मल एरिया, प्लेन एरिया एन, तो एंगल क्या होगा, 90, किसके दरमियान, सरफेस एरिया या नॉर्मल एरिया। तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, प्लेन एरिया, सरफेस एरिया, जो भी आपने यूज करना है। तो एंगल क्या होगा, फ्लक्स मैक्सिमम होगा। पहला कंडीशन हमने पढ़ दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल क्या होगा, जीरो होगा, थीटा क्या होगा, जीरो होगा। दूसरा कंडीशन क्या, अगर वो आपसे दूसरे फॉर्म में पूछे, सही है कि एंगल 90 है, किसके दरमियान, सरफेस एरिया के दरमियान और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान, या प्लेन एरिया के दरमियान और इलेक्ट्रिक फील्ड, या नॉर्मल एरिया, तो तीनों नाम सेम है। तो इसलिए एंगल 90 होगा सरफेस एरिया के दरमियान और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान। किस तरह, अब मैं आपको बता रही हूँ, ये सरफेस एरिया ना जो दरमियान है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ, ये क्या है, सरफेस एरिया है, या इसको आप प्लेन एरिया भी कह सकते हो। ये क्या है, प्लेन एरिया। तो अब आपको नजर भी आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और सरफेस एरिया के दरमियान हर पॉइंट पर एंगल क्या बन रहा है, 90। इस पॉइंट पर भी एंगल 90 बन रहा है, इस पॉइंट पर भी एंगल 90 बन रहा है, इस पॉइंट पर भी एंगल 90 बन रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस एरिया के दरमियान एंगल 90 है यानी, तो इसलिए फ्लक्स मैक्सिमम होगा। दो कंडीशन होंगे, एंगल का आपने हर हाल में याद रखना है, यह अक्सर एमसीक्यूज में पूछा, एंगल जीरो होगा, थीटा जीरो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान। एंगल क्या होगा, 90 होगा सरफेस एरिया के दरमियान और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान। अब इसको मैं मैथमेटिकल तौर पर प्रूव भी करवाता हूँ। मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला आपको क्या बताया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू E A cos थीटा। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो एंगल है ना, वो एंगल किस दो वेरिएबल के दरमियान था। अभी आपको समझ आएगा कि मैंने आपको क्यों बताया कि इसको अपने याद रखना है। एंगल मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान, नॉर्मल एरिया के दरमियान। मैंने नॉर्मल एरिया की बात नहीं की, मैंने जो अभी आपसे बताया कि ये कोस थीटा है ना, ये किन दो फैक्टर के दरमियान है, किन दो वेरिएबल के दरमियान है, वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस एरिया के दरमियान नहीं है ये एंगल, ये वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान। तो इसलिए यहाँ पर मैं कोस थीटा क्या पुट करूंगा, फ्लक्स मैक्सिमम है ना, तो यहाँ पर मैं 90 पुट करूँ या 0 पुट करूँ। तो यहाँ पर एंगल याद रखना,
सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान नहीं है। यहाँ पर एंगल किसके दरमियान बन रहा है, ये जो एंगल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान। अभी यहाँ पर मैंने इस पॉइंट पर यहाँ पर आपको ड्रा करके भी बताया था, तो इसलिए यहाँ पर मैं ये 90 एंगल पुट नहीं करूंगा, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है। आपसे इस एमसीक्यूज को इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में भी इस फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। बस औकात स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए कि एंगल क्या है सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान 90 है, 0 है या ये हो, तो इसलिए आपने कंफ्यूजन से दूर करने के लिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है। तो इसलिए यहाँ पर मैं एंगल कौन सा पुट करूंगा, एंगल किन दो फैक्टर के दरमियान बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया। तो यहाँ पर एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया, तो मैं भी कौन सा एंगल पुट करूंगा, इन दोनों के दरमियान, क्योंकि एंगल बनता भी इन्हीं दोनों के दरमियान। तो 0 यहाँ पर cos 0, याद रखना cos 0 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पर मैंने cos क्या पुट कर लिया, 0। यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, 0। सही है, ये 0। तो cos 0 किसके इक्वल होता है, 1। तो 1 इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर भी क्या आ जाएगा, ई ए। तो जब आंसर ई आएगा तो मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, मैक्सिमम है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, मैक्सिमम। अब दूसरा कंडीशन क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम कब होगा। याद रखना मिनिमम फ्लक्स किसी एरिया से कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कब गुजरेंगे। यहाँ पर भी दो कंडीशन है, आपसे एमसीक्यूज में दो तरह से पूछा जा सकता है। यहाँ पर थीटा क्या हो, 90 होगा। थीटा क्या होगा, याद रखना एंगल 90 होगा किसके दरमियान, बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। और इसी एंगल को हमने इस मैथमेटिकल फॉर्म में यूज करना है। सही है, क्योंकि ये एंगल भी किन दोनों के दरमियान बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान बनता है। तो इसलिए एंगल क्या होगा, 90 होगा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। इन दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा, 90 होगा। सही है, और थीटा क्या होगा, 0 बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। थीटा क्या होगा, 0 होगा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। अब इसीलिए यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, सही है, यहाँ पर आपके लिए बना रहा हूँ। सही, मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा क्या कर रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ। सही है, सही है। अब मैंने क्या बताया, एंगल 90 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल क्या होगा, 90। तो अब सरफेस एरिया क्या होगा, ये क्या हमारे साथ एक सरफेस एरिया है। और इसका वेक्टर एरिया बिल्कुल इस सरफेस एरिया के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सही है, अब देख रहे हो, आपको नजर भी आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे क्या हो रही है, गुजर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके साथ क्या इस तरह गुजर रही है। सही, ये यहाँ पर नीचे, इसको मैं थोड़ा कम के मैंने यहाँ पर इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की मैंने इस एरिया में क्या कर लिया, मर्ज कर लिया। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से क्या कर रही है, गुजर रही है, यहाँ से इस तरह गुजर रही है। तो आपको नजर भी आ रहा है जो सरफेस एरिया है मैंने क्या लिखा है, 90 डिग्री बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह गुजर रही है या नहीं, ये सर ये वेक्टर एरिया ना, हर पॉइंट पर आपको नजर भी आ रहा है कि वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये जो लाइंस है इनके दरमियान कितना एंगल बन रहा है, 90 बन रहा है। यानी ये वेक्टर एरिया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हर पॉइंट पर आपको कितना एंगल बनता नजर आएगा, 90 डिग्री। हर पॉइंट पर कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। और 0 एंगल बनेगा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। देखो सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, ये अभी हम क्या करेंगे, ये सरफेस एरिया, ये क्या है, सरफेस एरिया। और इस सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इसी डायरेक्शन में है और सरफेस एरिया भी इसी डायरेक्शन में, सरफेस एरिया भी इसी डायरेक्शन में। सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 0। दोनों क्या है, ये सरफेस एरिया भी इसी तरह और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इसी तरह गुजर रही है। सही, ये दोनों के डायरेक्शन क्या है, सेम है, पैरेलल है। तो एंगल क्या होगा, 0 होगा। तो अब मैं मैथमेटिकल फॉर्म में भी आपको ड्राइव करके बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम कब होगा। तो एंगल आप थीटा कौन से यूज करेंगे, याद रखना थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान बनता है और हम इसी एंगल को यूज करेंगे। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपके लिखा है कि बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के दरमियान या नॉर्मल एरिया के दरमियान या प्लेन एरिया के दरमियान एंगल क्या बनता है, 0। तो आपको नजर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए कोस थीटा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये एंगल किन दो के दरमियान बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जब फ्लक्स मिनिमम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल कितना होगा, 90। तो मैं यहाँ पर 90 कोस 90 किसके इक्वल होता है, 0। कोस 90 इज इक्वल टू 0। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने याद करना है। कोस 90 जब आप कैलकुलेटर में क्लिक करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो इसलिए जब 0 ई ए के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर भी क्या होगा, 0। तो फ्लक्स भी क्या आ रहा है, 0। आंसर जब 0 क्या है, मतलब फ्लक्स क्या आ रहा है, कम आ रहा है, मिनिमम आ रहा है, 0 आ रहा है। सही है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। अब मैं फ्लक्स एट एनी एंगल, अब ये तो मैक्सिमम और मिनिमम, जब आप क्या करोगे, एरिया को किसी भी एंगल पर रखोगे तो फ्लक्स में क्या चेंज आएगा। सही है, अब फ्लक्स याद रखना एट एनी एंगल का मतलब क्या है, 90 के अलावा, 90 और 0 के अलावा, 90 और 0 के अलावा। 90 और 0 पर तो हमने देख लिया। सही है, 90
0 और 90 पर तो हमने देख लिया। अब इनके अलावा किसी भी एंगल पर फ्लक्स क्या होगा, तो एट एनी एंगल या तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा या तो फ्लक्स नेगेटिव होगा। कंडीशन भी मैंने लिखी है आपके लिए आसान करके लिखी है, आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन एमसीक्यूज में, आपसे हर फॉर्म में पूछे सकते कि फ्लक्स पॉजिटिव कब हो। फ्लक्स पॉजिटिव होगा ना किसी भी एंगल पर जब थीटा क्या होगा 0 से ग्रेटर होगा, जब 0 से क्या होगा ग्रेटर होगा और 90 से क्या होगा लेसर होगा। 0 से क्या होगा ग्रेटर होगा, 90 से क्या होगा लेसर। थीटा क्या होगा 0 से ग्रेटर होगा और 90 से लेसर। इसको हम इस तरह रीड करते हैं, थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेसर देन 90। सही है। तो अब यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसी तरह ड्रा की है। ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया। ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया के दरमियान डायरेक्शन जब एंगल बनेगा ना, यहाँ पर ये क्या है वेक्टर एरिया। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान यहाँ पर एंगल। सही है। तो ये एंगल क्या है 90 से क्या है कम है मगर 0 से ज़्यादा है। 90 से कम है मगर 0 से ज़्यादा है। 90 से कम है मगर 0 से ज़्यादा है। याद रखना कोस थीटा क्या है 0 पर क्या होगी, वो तो 0 पर 90 0 से क्या है या ग्रेटर या पर इक्वल भी आएगा। सही है इक्वल। सही है इक्वल टू या ग्रेटर। मैंने इक्वल का निशान क्या क्या गलती से मिटा दिया, मैंने बोला कोई। तो थीटा इज ग्रेटर या इक्वल टू 0 या क्या होगा 90 या लेसर देन 0। सही है। थीटा 90 से लेस होना चाहिए क्योंकि जब मैंने आपको बताया था जब इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल 90 हो तो फ्लक्स क्या आएगा 0। मगर जब वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल क्या हो 0 हो तो फ्लक्स क्या रहता है मैक्सिमम। तो इसलिए थीटा या तो 0 से क्या होना चाहिए ग्रेटर होना चाहिए। पर हम मैक्सिमम फ्लक्स की बात नहीं करें, हम सिर्फ फ्लक्स की बात करें किसी भी एंगल पर। पॉजिटिव फ्लक्स कब आएगा, सही है पॉजिटिव फ्लक्स कब आएगा, या तो थीटा क्या होना चाहिए थीटा 0 के इक्वल होना चाहिए, ये क्या है या ग्रेटर ग्रेटर और इक्वल। तो 0 से ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए मगर 90 से लेसर होना चाहिए क्योंकि अगर 90 आ गया ना तो फ्लक्स तो फिर क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। फ्लक्स मिनिमम का मतलब क्या है 0। सो यहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्स का मतलब क्या है पॉजिटिव। इस मैक्सिमम फ्लक्स का आप पॉजिटिव भी नाम दे सकते हो कि यह क्या है पॉजिटिव। इसको आप क्या नाम दोगे मैक्सिमम पॉजिटिव नाम दे सकते हो, मैक्सिमम पॉजिटिव फ्लक्स। तो इसलिए फ्लक्स फिर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। अब याद रखना मैंने बता दिया कि कोस थीटा जब कोस आप 0 पुट कोस की वैल्यू 0 क्या होगी जब 0 पुट करोगे ना तो कोस की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसी तरह आप जाते जाओगे अप टू 90 तो इसी तरह कोस की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव। इसी तरह कोस की 60 पर 80 पर, इसी तरह 45 पर, सही है 80 पर 45 पर 30 पर, ये सारी कोस वैल्यू क्या अप टू 90 आप जाते जाओगे ये क्या होगी पॉजिटिव होगी। तो इसलिए फ्लक्स भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। मगर जब आप 90 पर जाओगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। इसी तरह फ्लक्स नेगेटिव आ गया किसी भी एंगल पर, यहाँ पर मैंने बनाया भी है तो फ्लक्स नेगेटिव होगा। तो जब एरिया क्या होगा यहाँ पर एंगल, जब फ्लक्स नेगेटिव होगा तो फिर एंगल कितना होगा। याद रखना थीटा क्या होगा या तो 0 से क्या होगा 90 से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, 90 से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, और 180 से क्या होगा लेसर और इक्वल। 180 के इक्वल होगा या 180 से लेसर होगा। तो इसलिए कोस थीटा की वैल्यू जब 90 के बाद आएगी, कोस की वैल्यू जब 90 के बाद आएगी वो अप टू 180 सारी क्या होती है नेगेटिव होती है, अप टू 180 नेगेटिव होती है। सही आप कैलकुलेटर में भी देख सकते हो। तो इसलिए फ्लक्स नेगेटिव आएगा जब थीटा क्या होगा एंगल क्या होगा या थीटा ग्रेटर होगा 90 से या 90 के इक्वल। जब 90 के इक्वल आ जाए तो फिर भी फ्लक्स क्या आता है 0 आता है। सही तो इसलिए थीटा क्या होना चाहिए 90 से ग्रेटर होना चाहिए और 180 से लेसर होना चाहिए। तो इसलिए फिर जो फ्लक्स आएगा वो सारी वैल्यू नेगेटिव आएगी क्योंकि फ्लक्स नेगेटिव होगा। किस तरह नेगेटिव होगा क्योंकि जब कोस की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो इसलिए जब कोस की वैल्यू लेट सपोज -1 आ गया या -0.5 आ गया तो जब आप इसके ई ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी नेगेटिव। सही है अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो भी थी एरिया की वैल्यू जो भी थी तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा नेगेटिव। जब ओवरऑल आंसर नेगेटिव आएगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा नेगेटिव होगा। तो इसलिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर मैंने एक और पॉइंट लिखा है कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम नॉन यूनिफॉर्म। याद रखना जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाए। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो। सही इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो फ्लक्स आल्सो डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। आपसे पूछा जा सकता है इज इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस। आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि आया इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्टेंस पर डिपेंड करता है या नहीं। तो आप क्या बताओगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्टेंस पर डिपेंड करता भी है और डिपेंड करता भी नहीं है। कंडीशन है जब
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, तो फिर वो डिस्टेंस पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। डस्टर कहाँ पर गया, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, सही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्या हो, यूनिफॉर्म हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म हो तो वो डिस्टेंस पर क्या करेगा, डिपेंड नहीं करेगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको बताए थे पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के दरमियान जो फील्ड बनती है ना, वो क्या होती है, यूनिफॉर्म बनती है। सही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, क्योंकि पॉजिटिव हाई पोटेंशियल होता है और नेगेटिव लो पोटेंशियल होता है। अब मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करेगा, डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा जब क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। ये पॉइंट मैं बाद में समझाऊंगा। अब मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिखी, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट मैं समझाऊंगा इसके बाद। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो फिर क्या होगा, देन फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो, तो फिर फ्लक्स डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। फ्लक्स क्या करेगा, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, चाहे आप डिस्टेंस को बढ़ा दो, डिस्टेंस को कम कर दो। किस तरह, यहाँ पर मैं एक एरिया को यहाँ पर रख रहा हूँ, सही है, मैंने यहाँ पर एक एरिया लिख लिया, क्योंकि आपको किस तरह नजर आ रहा है, दो प्लेट के दरमियान, पैरेलल प्लेट के दरमियान हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती है उसके दरमियान, जबकि साइडों पर क्या, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती है, फ्रिंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फ्रिंजिंग का मतलब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। तो इसलिए मैं अभी साइडों की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, जिसके बिटवीन बनता है, प्लेट्स के बिटवीन, पैरेलल प्लेट्स के बिटवीन। तो यहाँ पर मैं एरिया यहाँ पर रख रहा हूँ, इससे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है। अब मैं इस एरिया को, इस जो यहाँ पर पड़ा है ना, अब यहाँ पर रख लेता हूँ, सी प्लेट के और करीब मैंने लाइन, इस एरिया, इस जो सरफेस एरिया है ना, इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है, तो उसको हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहले मैंने यहाँ पर रखा था, अब मैंने पॉजिटिव प्लेट के करीब लाया, सही, फिर भी उससे 1 2 3 4 5, फिर भी वही 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही। जो फ्लक्स यहाँ पर आ रहा है वही फ्लक्स यहाँ पर है, तो इसको ए पॉइंट बी पॉइंट, तो ए पॉइंट फ्लक्स एट ए पॉइंट इज इक्वल टू फ्लक्स एट बी पॉइंट। तो दोनों पर फ्लक्स क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, फ्लक्स दोनों पॉइंट पर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो फ्लक्स डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, चाहे आप पॉजिटिव प्लेट के करीब उसको ले जाओ, मतलब हाई पोटेंशियल के करीब ले आओ, या हाई पोटेंशियल से दूर ले जाओ उसको, तो फिर भी वो फ्लक्स पर डिपेंड नहीं करता। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स को क्या करूँ, नॉन यूनिफॉर्म कर दूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड्स को क्या कर दूँ, नॉन यूनिफॉर्म कर दूँ, सही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म किस तरह, यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म। ये मैंने आपको बताया भी था। सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कब बनती है, प्लेट्स के दरमियान, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के बिटवीन, बाकी इसके साइडों पर भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। इसी तरह चार्जेस में जो आइसोलेटेड पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो बनती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। यहाँ पर मैं एक नेगेटिव चार्ज ले रहा हूँ, सी पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह रेडियली आउटवर्ड होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, रेडियली आउटवर्ड। सही, ये आउटवर्ड है, सही, मैंने आपके लिए बना लिया, बाकी आप पॉजिटिव चार्ज है। अब आपको नजर भी आ रहा है ना, जब आप इस चार्ज के करीब होंगे ना, चार्ज के करीब होंगे तो यहाँ पर डिस्टेंस कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चार्ज के करीब ज़्यादा है। जब आप चार्ज से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में डिस्टेंस बढ़ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ रहा है। जब चार्ज के करीब होंगे तो वहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह गुजरती है। जब आप चार्ज से दूर जा रहे हो तो डिस्टेंस बढ़ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, वीकर हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेंथ क्या हो रही है, वीकर हो रही है। तो इसलिए अगर मैं एरिया को यहाँ पर रख लेता हूँ, एक एरिया है मेरे पास, इतना एरिया मैंने यहाँ पर लिख लिया। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। किस तरह आपको नजर भी आ रहा है, जब चार्ज के करीब होंगे तो डिस्टेंस कम होगा, जब चार्ज से दूर जाओगे तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स
क्या करेगा, डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। किस तरह यहाँ पर मैंने एक एरिया लिया, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है वो क्या है, ऑलमोस्ट 2 ही गुजर रही है, तीसरा बिल्कुल उसके साइड से गुजर रही है। मैं इसी एरिया को यहाँ पर अभी बनाऊंगा, यहाँ इस एरिया को उठाकर इस चार्ज के करीब बनाऊंगा। सही है, इस चार्ज के करीब मैंने बना लिया यहाँ पर। अब यहाँ आपको नजर आ रहा है यहाँ पर उससे कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है, यहाँ पर फ्लक्स क्या है, ज्यादा आ रहा है, और यहाँ पर फ्लक्स क्या आ रहा है, कम आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, विकर है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब नॉन यूनिफॉर्म होगा तब वो डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, फ्लक्स डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। जितना वो चार्ज के करीब होगा, जितना चार्ज के करीब होगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होगा, क्योंकि उसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी। जब आप चार्ज से दूर जाओगे, जब चार्ज से दूर जाओगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विकर होती जाएगी। तो इसलिए एरिया से, जो सरफेस एरिया से भी कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगे तो फ्लक्स भी क्या आएगा, कम आएगा। तो इसी तरह मैं इसको ए पॉइंट दे देता हूँ, इसको लेट्स सपोज मैं कोई और नाम देता हूँ, इसको मैं ओ पॉइंट दे देता हूँ, इसको मैं सी पॉइंट। अगर मैं आपसे पूछूं फ्लक्स किस पॉइंट पर ज़्यादा है, तो यह आपको नजर भी आ रहा है, यहाँ से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है, तो फ्लक्स इस पॉइंट पर, फ्लक्स एट ओ इज ग्रेटर देन फ्लक्स एट सी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सही है। तो इसलिए जब फील्ड क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा तो फिर वो डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। किस तरह, जब आप चार्ज से दूर होते जाओगे तो फ्लक्स क्या होगा, कम होता है। जब आप चार्ज की इंटेंसिटी के साथ करीब होते जाओगे, चार्ज के साथ करीब आओगे तो फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। जब फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। जब आप चार्ज के करीब आ जाओ, मतलब हाई पोटेंशियल, हमेशा पॉजिटिव क्या होता है, हाई पोटेंशियल होता है, और नेगेटिव लो पोटेंशियल होते हैं। सही है। तो इसलिए हाई से लो की तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है। तो इसलिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी तो फिर वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी तो फिर वो डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो कंसेप्ट था वो ऑलमोस्ट ही फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लेन एरिया के लिए हमने पढ़ लिया। एक प्लेन एरिया मतलब एरिया क्या हो, रेगुलर हो। तो इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मजीद पढ़ेंगे, जो एरिया क्या हो, इरेगुलर हो। इरेगुलर का मतलब क्या, एरिया क्या हो, स्पेयर की फॉर्म में हो। फिर हम वहाँ पर उसको किस तरह, वो उसके वेक्टर एरिया किस तरह बनाएंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लेन एरिया तक इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। हर पॉइंट मैंने डिस्कस किया, चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड पॉइंट्स हो या कोई भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए आप पढ़ रहे हो, तो हर पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया। अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया तो आपने हर हाल में इसमें लाइक कर देना है, चैनल को शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। तो अगर फिर भी कोई पॉइंट्स आपको समझ नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। तो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।